नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रामनारायण मीना। राजकीय महाविद्यालय बस्सी प्रथम वर्ष के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मांग का नियम क्या है, मांग का अर्थ क्या है, ये बहुत डिटेल में पढ़ा था। आज के वीडियो में मैं पुनः एक बार मांग के नियम को रिपीट करते हुए उसका संख्यात्मक उदाहरण दूंगा, ताकि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। विद्यार्थियों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मांग कहते किसे हैं। देखिए, मैं पुनः एक बार रिपीट कर दूं। हमने बहुत अच्छी तरीके से उसमें डिस्कस किया है कि अन्य बातें समान रहने का अभिप्राय क्या है। हमें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अन्य बातें समान रहने पर समय की एक निश्चित अवधि में विभिन्न कीमत स्तरों पर किसी एक वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा को मांग कहते हैं। मांग के प्रमुख तत्व में जो बातें शामिल है वो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली है मांग का संबंध प्रभावपूर्ण इच्छा से है, यानी आपके पास वस्तु को खरीदने के लिए की इच्छा पूर्ति के लिए साधन आपके पास आई हो, और साधनों को त्याग करने की आपकी तत्परता यानी खर्च करने की तत्परता आपने होनी चाहिए। और मांग किसी दी हुई कीमत पर बात की जा रही है, किसी दी हुई कीमत पर इसकी बात की जा रही है। और दूसरा, मांग का संबंध किसी समावधि से है। तो यहाँ पर प्रभावपूर्ण मांग दी हुई समावधि से संबंध है, और विभिन्न कीमत स्तरों पर मांगी जाने वाली विभिन्न मात्राओं को मांग के नाम से जानते हैं। ये भी हमने देखा था कि मांग का नियम क्या है। मांग का नियम अल्फ्रेड मार्शल के यदि हम शब्दों में कहें तो सामान्यतया अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की मांग तथा कीमत में विपरीत संबंध होता है। वस्तु की मांग तथा कीमत में विपरीत संबंध का अभिप्राय ये है कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांगी जाने वाली मात्रा गिरती है तथा कीमत कम होने पर मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। तो मांग और कीमत के बीच में विपरीत संबंध है, इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट है। तो ये जो विलोम संबंध है, ये यानी एक वेरिएबल स्वतंत्र चर यानी कीमत में वृद्धि होने पर प्रतंत्र चर मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है। तो ये दोनों की, एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा घटता है, पहला वेरिएबल गिरता है तो दूसरा बढ़ता है, ये इनवर्स रिलेशन कहलाता है। दोनों की परिवर्तन की दिशा अलग अलग है। ये जो परिवर्तन की दिशा अलग अलग है, इसको हम मांग के नियम के नाम से जानते हैं। अब दूसरी बात, मांग फलन कहते किसे हैं? जब वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच के संबंध को फलनात्मक रूप से व्यक्त करें तो वह फलन कहलाता है। वो मांग के संदर्भ में बात करेंगे तो वो मांग का फलन कहलाता है। यहां पर हम ये कह रहे हैं कि किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा सामान्य तौर पर किसी भी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत यानी प्राइस ऑफ एक्स, अन्य वस्तु की कीमत यानी प्राइस ऑफ वाई, उपभोक्ता की आय यानी उसको वाई से व्यक्त कर रहे हैं, वाई फॉर ईयर, तो वाई से व्यक्त कर रहे हैं, और उसकी रुचि, आदतें, फैशन, और उसके बाद विद्वान संपत्ति, धन आदि से निर्धारित होता है। तो यदि उसको फलनात्मक रूप से व्यक्त करें तो हमें कहेंगे डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ price of x, price of y, and
यानी उसकी आय, टेस्टेज और वेल्थ पर निर्भर करती है। यदि हम तीनों चरों में समान अनुपात में परिवर्तन करें, यानी यदि हम टेस्ट और वेल्थ को कांस्टेंट, ये मान लें कि उसको मापा नहीं जा सकता, लेकिन प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई और इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इन तीनों को समान अनुपात में परिवर्तन करें और समान अनुपात में परिवर्तन करके और देखें कि मांग पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो यदि ये तीनों समान अनुपात में परिवर्तित करें, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई और एम, तो मांगी जाने वाली मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं मांग फलन 0 डिग्री का समरूपी, एक 0 डिग्री का समरूपी फलन होता है। जब हम ये कह रहे हैं कि अन्य बातें समान रहने की बात हम कर रहे हैं, तब हमारा यहाँ पे अभिप्राय यह है कि कीमत के अलावा प्राइस ऑफ वाई, कंज्यूमर इनकम, टेस्टेज, उसकी वेल्थ या वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी, ये कांस्टेंट रहते हैं। इसको कहते हैं अन्य बातें समान रहने पर। इसको लैटिन भाषा में सेटेरिस पेरेबस के नाम से जानते हैं। तो ये अन्य बातें समान रहने वाले चर हैं और इसको बहुत डिटेल में हमने पिछले वीडियो में देखा है। अब यदि हम डिमांड फंक्शन ये हो, और मैं ये जो आज का वीडियो आपके सामने दे रहा हूँ वो दे इसलिए रहा हूँ कि यदि हम फलन के रूप में देखें तो कैसे फलन बनते हैं और वो रिलेशन कैसे बनता है, ये हमें देखना है। देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि मांग, व्यक्तिगत मांग किसे कहते हैं। तो देखिए, इसको मैंने आपको हिंदी में भी बताया था कि अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित समयावधि के दौरान प्रत्येक संभव कीमत पर, यानी विभिन्न बदलती हुई कीमतों पर मांगी जाने वाली किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा को मांग के नाम से जानते हैं। इसको अंग्रेजी में देखें, चॉम्स्की का ये वॉल्यूम है, इससे हम देखें तो उसमें कहा कि द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू परचेज, यानी वो मात्राएं जिसको खरीदने के इच्छुक है उपभोक्ता और योग्य है, इज विलिंग टू परचेज ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड, इज ए फंक्शन ऑफ और डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, एक्स वस्तु की कीमत, पर्सन्स इनकम उपभोक्ता की आय, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी अन्य वस्तु की कीमत, और एंड इंडिविजुअल टेस्ट, यानी एक वस्तु की एक व्यक्ति वस्तु की विभिन्न मात्राएं एक निश्चित समयावधि के दौरान एक फलन के दौरान किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा एक फलन पर निर्भर है, और वो जो जिन चरों पर निर्भर है वो है उपभोक्ता की आय, एक्स वस्तु की कीमत, वाई वस्तु की कीमत, उसकी टेस्टेज, उसकी रुचि पर निर्भर करता है। बाय varying the price of commodity under the consideration while keeping the constant individual money income and tax and price of other commodities, अन्य बातें समान रहने की मान्यता के तहत, जिसके अंतर्गत किन 3 चीजों को ले रहे हैं उनको हम कांस्टेंट रख रहे हैं। अन्य वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, इसको कहते हैं, देखिए मैं क्रसर ले जाकर के बता रहा हूँ इसको, हम ये कह रहे हैं कि जो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा है या मांग फलन है, उसको डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, इनकम एंड टेस्टेज एंड वेल्थ का फलन है किसी वस्तु की का मांग फलन। अब इसमें अन्य बातें समान रहने में किन 3 चीजों को ले रहे हैं? सारी चीजें जो कीमत के अलावा है वो उनको यदि हम कांस्टेंट रखें तो उसको कहते हैं अन्य बातें समान रहने पर।
तो उनको स्थिर रखें, मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम यहाँ पे सरलता के दृष्टिकोण से ये मान के चल रहे हैं, और किसी एक चीज यानी कीमत में परिवर्तन होने पर मांग पे क्या प्रभाव हो रहा है इसको ज्ञात करने के लिए, यदि मान लो तीनों कोई वेरिएबल करेंगे तो हमें ये निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अलग अलग इनका क्या प्रभाव है। तो यदि हम अन्य चरों में किन किन चीजों को ले रहे हैं, तीन चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण रूप से। तीन चीजें कौन कौन सी है? देखिए, पहली चीज कौन सी है? उपभोक्ता की आय। दूसरी चीज कौन सी है? अन्य वस्तु की कीमत। तीसरी चीज कौन सी है? उपभोक्ता की रुचि और समाज में आय का वितरण। ये सारे चर कांस्टेंट हो, स्थिर हो। इनके स्थिर होने पर कीमत में परिवर्तन करके और मांग पर होने वाले प्रभाव को हम देखें तो ये तो मांग का नियम कहलाएगा। अब इसमें अन्य चीजें परिवर्तन किस किस को किया, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस ऑफ वाई, उपभोक्ता की आय और उसकी रुचियां, आय का वितरण। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको कहते हैं द अजप्शन ऑफ सेटेरिस पेरिबस, CETERIS, सेटेरिस PARIBUS, सेटेरिस पेरिबस। इसको सेटेरिस पेरिबस कहते हैं। किसको? अदर थिंग रिमेनिंग द कांस्टेंट। किस किस को कांस्टेंट? प्राइस ऑफ वाई, कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर्स टेस्टेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। तो ये डिमांड कर्व, यदि इसके आधार पर हम देखें तो मांग वक्र निकल करके आ जाएगा। यानी अन्य बातें समान रहने पर, कीमतों में परिवर्तन करने पर एक निश्चित समावधि के दौरान विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राएं क्या है, ये मांग फलन निकल करके आ जाएगा। तो यदि हम देखें कि किसी वस्तु का मांग फलन, यदि अब इसमें देखिए आप, यदि वस्तु का मांग फलन है वो यहाँ पर वस्तु का मांग फलन है क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन इज इक्वल टू 8 माइनस पी एक्स, सेटेरिस पेरिबस। ये मांग फलन क्या है? डिमांड फंक्शन है 8 माइनस पी एक्स। अब पी एक्स 8 तो क्या है? ये कांस्टेंट, ये तो स्थिर स्थिरांक है। और पी एक्स क्या है? ये वस्तु की कीमत में परिवर्तन है। तो आप देखिए, यदि हम एक टेबल बनाए इसी के आधार पर कि ऊपर की तरफ हम ले रहे हैं इस टेबल में कीमत और नीचे ले रहे हैं वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा। अब यदि मांग फलन में कीमत रखें 8, यदि कीमत 8 है, यदि पहले तो देखिए कि मांग फलन क्या है? डिमांड ऑफ एक्स इक्वल टू 8 माइनस पी एक्स। अब पी एक्स की जगह यदि 8 रख दे, 8 कीमत पर रखने पर इस फलन में देखिए यहाँ पर 8 रखने पर पी एक्स की जगह 8 रख दिया जाए तो 8 माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर मांगी जाने वाली मात्रा क्या होगी? ये फलन में निकल करके आ गया 0। फिर यदि कीमत गिरती है 8 से 7 पे कर दिया जाए, तो अब 7 रखिए इस फलन में। ये जो फलन है इस फलन में 7 रखे, देखिए हमने 7 रखा है यहाँ पे। 8 माइनस 7, पी एक्स की जगह 7 रखा तो 8 माइनस 7 रखा, तो आप देखिए मांगी जाने वाली मात्रा क्या निकलती है? 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। तो कीमत 7 रुपए होने पर मांगी जाने वाली मात्रा 1 है। फिर इसकी जगह कीमत गिराइए 6 हो जाती है, तो 8 माइनस 6 मांग फलन में हम फिर मांग फलन में देख रहे हैं 8 माइनस 6 करने पर मांगी जाने वाली मात्रा क्या निकल करके आ रही है? 2। फिर 5 होने पर 5 माइनस 8 माइनस 5 3। फिर ऐसे ही 8 माइनस 4 4। फिर आगे देखिए कीमत यदि गिर करके 3 रुपए हो जाती है तो 8 माइनस 4, तो मांगी जाने वाली मात्रा 4 है। और 3 हो जाती है तो 8 माइनस 3 तो 5 हो जाएगी। इस प्रकार से अंततः जाते जाते यदि कीमत को 0 कर दिया जाए तो 8 माइनस 0 इक्वल टू 8। तो डिमांड ऑफ एक्स कितनी हुई? 8। तो ये एक प्रकार से मांग अनुसूची बन गई। ये डिमांड शेड्यूल है। विभिन्न कीमत, अन्य बातें समान रहने पर विभिन्न कीमत एक दी हुई समावधि में विभिन्न कीमतों पर मांग उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली मात्राएं निकल करके आ जाती है। यानी कीमत 8 रुपए है तो मांगी जाने वाली मात्रा 0 है, जब कीमत 1 रुपए है तो मांगी जाने वाली मात्रा 7 है। ये मांग फलन से निकाल रहे हैं। मांग फलन क्या है? डिमांड ऑफ एक्स इक्वल टू 8 माइनस पी एक्स है। यदि इसको हम रेखा चित्र के माध्यम से निकाल करके देखें तो देखिए
ऊपर की तरफ तो पी एक्स ले रहे हैं, लंबवत अक्ष पे पी एक्स ले और क्षैतिज अक्ष पर डिमांड ऑफ एक्स को ले लिया जाए। तो हमारा मांग फलन है डी एक्स इक्वल टू 8 माइनस पी एक्स। जब पी 8 है तब मांगी जाने वाली मात्रा 0 है, जब कीमत 7 है तो मांगी जाने वाली मात्रा 1 है। जब कीमत, अब ये सारा हमने इस टेबल को देख रहे हैं, बिल्कुल इस टेबल को हम रख रहे हैं। देखिए जब मांगे जाने वाली मात्रा, जब कीमत 6 है तो मांगी जाने वाली मात्रा 2 है। देखिए 6 है, ऊपर 6 रुपए कीमत है, मांगी जाने वाली मात्रा 2 है। जब कीमत 5 है तो मांगी जाने वाली मात्रा 3 है। जब कीमत 4 है तो मांगी जाने वाली मात्रा 4 है। जब कीमत 3 रुपए तो मांगी जाने वाली मात्रा 5 है। यानी इससे क्या अभिप्राय हो रहा है, जैसे जैसे कीमत गिर रही है मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ रही है। एक स्तर पर जब कीमत गिर करके 0 हो जाती है तो मांगी जाने वाली मात्रा 8 है। ये मांग फलन है। आप देख रहे हो क्या संबंध आ रहा है, कीमतें गिरने पर मांगी जाने वाली मात्राएं बढ़ रही है। अब यदि यहां से ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाए कि 1 रुपए पर कीमत कितनी है, मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है, कि जब कीमत 1 रुपए है तो मांगी जाने वाली मात्रा 7 है। जब कीमत 5 है तो मांगी जाने वाली मात्रा 3 है। जब कीमत 7 है तो मांगी जाने वाली मात्रा 1 है। यानी कीमतें बढ़ रही है, वैसे वैसे मांगी जाने वाली मात्रा कम हो रही है। तो क्या निष्कर्ष निकल करके आया, निष्कर्ष ये निकल करके आ रहा है कि कीमत बढ़ने पर मांगी जाने वाली मात्रा घटती है, कीमत बढ़ने और कीमत गिरने पर मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। तो कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच में विपरीत संबंध है। यही ऋणात्मक मांग फलन को संबंध को बताता है। सामान्य तौर पर वस्तु के लिए वस्तु की कीमत तथा इसकी मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिकूल ऋणात्मक संबंध है। ये इस फलन को हमने देख लिया, इस टेबल को देख लिया, और इस टेबल को जब हमने रेखा चित्र के रूप में प्लॉट किया तो हमारे पास ये मांग ऋणात्मक ढलान युक्त मांग आ जाता है। तो इस संबंध को रेखा चित्र में जब व्यक्त करते हैं तो एक ऋणात्मक ढलान युक्त मांग वक्र प्राप्त होता है। यही कारण है कि मांग वक्र ऋणात्मक ढलान युक्त होता है। ये इसी को ही लॉ ऑफ नेगेटिव डिमांड स्लोप डिमांड कहते हैं, यानी ऋणात्मक ढाल का मांग का नियम कहते हैं। और ये इस टेबल से हमने देखा है। तो हम ये देख रहे हैं कि द लोअर द प्राइस ऑफ एक्स ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ एक्स डिमांडेड बाय द इंडिविजुअल, कीमतें गिरने पर अधिक मात्राएं खरीदी जाती है। और इसके विपरीत द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी इज रिफ्लेक्ट इन ये निगेटिव स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व लाइक फिगर 2.1 विथ द एक्सेप्शन ऑफ ये वेरी रेयर केस, मतलब कुछ अब अपवादों को छोड़ दे, द डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप नेगेटिव, indicating that at lower price of a commodity more of it is purchased. This is usually referred as the law of demand. इसको ही मांग का नियम कहते हैं। मांग का नियम क्या, मांग का नियम किसे कहते हैं, मांग की कीमत, अन्य बातें समान रहने पर मांग की कीमत गिरने पर मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है, और मांग की कीमत बढ़ने पर मांगी जाने वाली मात्रा कम हो जाती है। तो यह मांग और कीमत के बीच में जो विपरीत संबंध है, इसी को ही जब हम रेखा चित्र के रूप में प्लॉट करते हैं तो ऋणात्मक मांग वक्र प्राप्त होता है, और इसी को ही सामान्यतया मांग के नियम के नाम से जाना जाता है। अब एक चीज यहाँ पर है, वो क्या है, वो हम बहुत सिर्फ में देखें। अभी हमने ये कहा था कि अन्य बातें समान रहने पर, हमने डिमांड, हमारा डिमांड फंक्शन क्या था, डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तुओं की कीमतें और उसकी रुचियां और आय का वितरण। अब कीमत के अलावा अन्य चरों को हमने अन्य बातें समान रहने की श्रेणी में शामिल किया था कि मांग का नियम ज्ञात करने के लिए, कीमत में परिवर्तन होने से पर मांग पर क्या प्रभाव हो रहा है, ये ज्ञात करने के लिए अन्य चरें, अन्य संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और उसकी रुचियां, ये स्थिर रहती है। तो हमने जब कीमतों में इनको स्थिर रखा और कीमतों में परिवर्तन करके और मांग पर होने वाले प्रभाव को देखा, वो तो कहलाता है मांग में गिरावट या वृद्धि, और ये मांग का नियम निकल करके आ गया। अब यदि अन्य बातें समान रहने वाले चरों में परिवर्तन किया जाए और कीमत को स्थिर रखा जाए, तब मांग में गिरावट या वृद्धि नहीं होती है, बल्कि मांग में कमी या वृद्धि होती है।
और पहले तो कीमत में अन्य बातें समान रहने पर कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी जाने वाली मात्रा, चेंज इन मात्राओं पर, वस्तु की मात्राओं में होने वाले परिवर्तन को तो हम कहते हैं मांग के नियम के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, और वो उसी वक्र है उसके ऊपर उपभोक्ता मोमेंट करता है। जैसे ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास मांग फलन है, क्या है, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, इनकम एम, संबंधित वस्तु की कीमत और उसकी रुचियां। यदि एम वाई वस्तु और उपभोक्ता की आई को कांस्टेंट रखा जाए, इसको कहते हैं, देखिए ये सारे चर ये सेटरिस पेरिबस में ले लिया जाए, किसको, एम, पी वाई और टी, इसको स्थिर रख दिया जाए तो ये तो कहलाता है सेटरिस पेरिबस। तो यदि हम ये कहें कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट्स, इसको सेटरिस पेरिबस कहते हैं, CET डॉट PAR, सेटरिस पेरिबस। तो ये तो कहलाता है मांग मात्रा में कमी या वृद्धि। पर यदि सेटरिस पेरिबस वाले वेरिएबल्स में परिवर्तन किया जाता है तो वो कहलाता है मांग में शिफ्टिंग, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो ये मांग में शिफ्टिंग होता है, ये अन्य बातें समान रहने वाले चरों में परिवर्तन होने के कारण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर पूरा मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उपभोक्ता की आय में कमी होने पर पूरा मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इसी प्रकार से रुचियों में परिवर्तन होने पर वो मांग वक्र शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मांग का नियम है। मांग के नियम के अलावा देखिए ये कह रहे हैं कि व्हेन एनी ऑफ द सेटरिस पेरिबस कंडीशन चेंज, मतलब प्राइस ऑफ वाई, अन्य वस्तु की कीमत, जैसे हम चाय की चर्चा कर रहे हैं तो चाय तो एक्स वस्तु हो गई और कॉफी वाई वस्तु है, तो वाई वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और उपभोक्ता की रुचियां, यानी इसको हम कहेंगे सेटरिस पेरिबस कंडीशंस में परिवर्तन आता है। द एंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट का मतलब होता है वहां से पूरा ही वैसे की वैसे शिफ्ट हो जाएगा दाईं तरफ या बाईं तरफ। दिस रेफर एज ये चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन, एज अपोज टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कीमत में परिवर्तन होने पर, बहुत अच्छी तरीके से समझ लें, जब कीमत में परिवर्तन होता है, जब कीमत में परिवर्तन होता है तो हम उसी मांग वक्र पर ऊपर या नीचे, जैसे कीमत में परिवर्तन हो रहा है, देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ कीमत ले रहे हैं, कीमत में परिवर्तन होने पर इसी ये एक मांग वक्र है, पूरा मांग वक्र है, ये D1 इसको नाम दे दें, तो ऊपर से नीचे तक पूरा ही ऋणात्मक ढलान युक्त मांग वक्र है। यदि इस ए बिंदु से बी बिंदु पे आता है या सी बिंदु पे जाता है या सी से डी पे जाता है, तो ये डी से सी, ई, बी, ए इस पे जाता है, तो ये तो मांग वक्र पर ही विचलन कहलाता है, एक ही मांग वक्र पर विचलन होता है। ये एक ही मांग वक्र पर विचलन किस कंडीशन पे होता है, अन्य बातें समान रहने पर, कीमत में परिवर्तन होने के माध्यम से होता है। पर यदि मान लो अन्य बातें समान रहने वाले ही चरों में परिवर्तन आ जाता है, यानी प्राइस ऑफ एक्स को कांस्टेंट रखे और प्राइस ऑफ वाई, उपभोक्ता की आय और उसकी रुचियां, इसमें परिवर्तन होता है, तो ये पूरा मांग वक्र ऐसे कैसे पैरेलल दाईं तरफ या बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आय में वृद्धि होने पर ये दाईं तरफ चला जाएगा, आय में कमी होने पर ये बाईं तरफ चला जाएगा। रुचियों में परिवर्तन होने पर ये दाईं तरफ चला जाएगा, रुचियों में कमी होने पर ये बाईं तरफ चला जाएगा। वाई वस्तु की कीमत में भी परिवर्तन होने पर यह दाईं तरफ या बाईं तरफ हो जाएगा। तो ये है शिफ्ट इन डिमांड कहलाता है। अब ये बाजार में एक उपभोक्ता का मांग वक्र है विभिन्न कीमतों पर। जैसे मान लीजिए ये उपभोक्ता एक का मांग वक्र है, ये उपभोक्ता दो का मांग वक्र है। अब पूरे बाजार में यदि दो ही उपभोक्ता है तो बाजार में बाजार की कुल मांग होगी, दोनों उपभोक्ताओं की मांग का क्षैतिज योग ले लिया जाए, का जोड़ ले लिया जाए, तो ये कुल मांग बाजार में बन जाएगी। तो जैसे 8 की कीमत पर सभी में 0 है, 4 कीमत होने पर बाजार की कुल मांग 4 + 4 8 हो जाएगी, और कीमत 0 होने पर बाजार की कुल मांग 16 हो जाएगी। तो ये रेखा चित्र के संदर्भ में तो हम ये कहेंगे कि ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज OX, इसका OX ये, तो क्षैतिज योग कर दिया जाए, यहाँ से 0 to 4 ये मांग
है 4 की कीमत पर, और यहाँ पर उपभोक्ता बी के लिए भी ये 4 है, तो 4 + 4 इसका क्षैतिज योग कर दिया जाए तो 4 रुपए कीमत पर दोनों मांग वक्रों का क्षैतिज योग कर दिया जाए तो बाजार की कुल मांग निकल करके आ जाएगी। तो हम इसको ये कहते हैं कि बाजार की कुल मांग व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की मांग का जोड़ होती है। और रेखा चित्र के माध्यम से ये कहेंगे कि व्यक्तिगत मांग वक्र, जैसे मान लो यहाँ पर 2 उपभोक्ता है, तो उपभोक्ता 1 और उपभोक्ता 2 की मांग वक्र का क्षैतिज योग कुल बाजार का कुल मांग वक्र होता है। तो यहाँ पर dx = d1 + d2 है, ये बाजार का क्षैतिज योग कहलाता है। अगले वीडियो में हमें जैसे ही समय होगा हम प्रोड्यूसर पूर्ति का नियम, पूर्ति के नियम के साथ उसमें परिवर्तन कैसे होता है, ये जैसे मांग में परिवर्तन था, शिफ्ट इन डिमांड और चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी इन डिमांड, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक नमस्कार।